हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित संभावित प्रश्न को लेकर उपस्थित हूँ, प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। और अभी हम लोग विभिन्न सेक्शन में पूछे जाने वाले टिप्पणी से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में पेपर 1 के सेक्शन 1 जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, उससे संबंधित 6 टिप्पणी वाले प्रश्नों को दिखाया था, जिसमें एक को हम लोगों ने डील कर लिया था कि उसका आंसर कैसे लिखा जाए। और जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डील किया था और जितने प्रश्न हमने आपको दिया था, जो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में है, उसमें सबसे पहला हम लोग जो प्रश्न डील किया था शॉर्ट नोट्स के लिए, वो था अशोक का धम्म। और आज हम लोग उसी सेक्शन से उन्हीं प्रश्नों में से अगले प्रश्न को डील करेंगे। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित में बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न को हम लोग डील करेंगे। और ये प्रश्न हमारा है, जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा, वो लिखा हुआ है कि मूर्ति कला की गांधार शैली, मूर्ति कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली की मुख्य विशेषताओं के उल्लेख करें। ये शॉर्ट नोट में है तो क्वेश्चन का ऊपर में फॉर्मेट होता है। तो हमारा एक्चुअली ये क्वेश्चन है मूर्ति कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो कला का विकास हुआ, क्योंकि सेक्शन 1 जो होता है पेपर 1 का सेक्शन 1 वो हिस्ट्री एंड कल्चर कहलाता है। तो कल्चर में आर्ट जितने भी होते हैं वो कल्चर सेक्शन में आते हैं। तो हम लोग इसी प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें 2 मुख्य है, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो सबसे पहले हम लोग गांधार शैली के बारे में देखते हैं कि गांधार शैली की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी और किन किन बिंदुओं को लिखने पर हमारा मुख्य का सेक्शन तैयार, मुख्य का आंसर तैयार होगा टिप्पणी वाला। अब देखिए कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहली बात ध्यान में रखेंगे कि गांधार शैली का जो विकास हुआ था, यह प्रथम से लेकर चौथी सदी तक इसका विकास हुआ था। ये इसकी पहली विशेषता ध्यान में रखें। हालांकि ध्यान में रखें कि दूसरा बिंदु कि कनिष्क के काल में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कनिष्क जो कुषाण वंश का राजा था, तो कनिष्क के काल में इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ था कनिष्क के काल में। तो 2 बिंदु ध्यान में रखें। सबसे पहला ध्यान में रखें कि इस कला शैली, गांधार कला शैली का जो विकास हुआ, जो मूर्ति शैली थी, यह प्रथम से चौथी सदी तक हुआ, लेकिन कनिष्क के काल में इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ। दूसरा बिंदु ध्यान में रखें कि इसको गांधार शैली इसलिए कहा जाता है कि इसका जो विकास हुआ वह अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी कनिष्क का शासन था। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र में इसका मुख्य विकास हुआ। और इससे संबंधित जो मुख्य स्थल थे, जहां मूर्ति कला से संबंधित अधिक से अधिक कार्य किए गए, मूर्ति निर्माण से संबंधित अधिक से अधिक कार्य किए गए, उनमें जलालाबाद,
बामियान, बामियान, बेग्राम, पेशावर, तक्षशिला आदि मुख्य क्षेत्र थे। ये सभी गांधार के आसपास, अफगानिस्तान के गांधार के आसपास का यह क्षेत्र था जहां पर इस मूर्ति कला का मुख्य रूप से विकास हुआ। अब है इस मूर्ति की क्या विशेषता थी, तो एक बात और समझें, इससे पहले एक बात और समझें, इस मूर्ति कला में सर्वाधिक मूर्ति, इस मूर्ति कला में सर्वाधिक मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी, और इनके अलावे महात्मा बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्व, महात्मा बुद्ध के साथ बोधिसत्वों की मूर्ति ज्यादा से ज्यादा बनी थी। मेन महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी थी गांधार कला शैली। और गांधार कला शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह विशुद्ध हिंदुस्तानी शैली नहीं थी, इसीलिए इस शैली में जो मूर्तियां बनाई गई उन पर यूनानी शैली के साथ साथ रोमन शैली, एक्चुअली यह मिश्रित शैली थी। इस शैली में जो मूर्तियां बनी उनमें यूनानी शैली के साथ साथ रोमन शैली का भी प्रभाव था। अब जैसे देखिए, इसीलिए इस शैली को ग्रीक माने यूनानी, इस शैली को ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है, या इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसका नाम होता है हिंद यूनानी शैली, या इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी, हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। तो ग्रीको रोमन शैली मतलब ये कि एक्चुअली हुआ क्या कि इसमें जो मूर्तियां बनाई गई, इस शैली के तहत जो मूर्तियां बनाई गई, उन मूर्ति बनाने के विषय हिंदुस्तान के थे, और मूर्ति बनाने का जो तरीका था, जो मेथड था, जो शैली थी, वो यूनान की थी, जिस पर रोम का भी प्रभाव था। अब जैसे मूर्ति बनाने के विषय हिंदुस्तानी थे, क्योंकि मूर्ति महात्मा बुद्ध की मुख्य रूप से बनाई गई, तो महात्मा बुद्ध हिंदुस्तान के विषय हैं। और मूर्ति बनाने की जो शैली थी, जो तरीका था, वो यूनान से प्रभावित था मुख्य रूप से। रोम का भी प्रभाव था इस पर। अब क्या प्रभाव था भाई, तो इसमें जो मूर्तियां बनाई गई उनमें उनकी विशेषता को ध्यान में रखेंगे, जो मुख्य रूप से लिखने की जरूरत पड़ती है। इसमें जो मूर्तियां बनाई गई महात्मा बुद्ध की, उनमें शरीर की मांसपेशियों में उभार को दर्शाया गया है, सौष्ठवता, शारीरिक सौष्ठवता, मांसपेशियों की उभार को दर्शाया गया है। ये यूनानी शैली थी। इस प्रकार के शैली में हिंदुस्तान की मूर्तियां नहीं बना करती थी। इनके अलावे वस्त्रों में सिलवट, मोड़ यानी फोल्डिंग, वस्त्रों में सिलवट भी दिखाया गया है। मूर्ति को जो वस्त्र पहनाया गया उसको फोल्ड कर उसको फोल्डिंग दिखाई गई है, यह यूनानी शैली थी। इसके अलावे घुंघराले बाल मूर्तियों पर, दिखाए गए हैं। इसके अलावे इसमें मूर्तियों में घुंघराले बाल को दिखाया गया है। इसके अलावे आभूषण, अधिक से अधिक आभूषण का प्रदर्शन किया गया है। अधिक से अधिक आभूषणों का उपयोग किया गया है। और ये सभी जो विशेषताएं आप देख रहे हैं, मांसपेशियों में उभार, वस्त्रों में सिलवट, घुंघराले बाल,
अधिक से अधिक आभूषणों के प्रयोग, ये सभी बच्चा लोग, ये सभी यूनानी शैली या रोमन शैली की विशेषता को दिखाता है। तो चूंकि इस शैली में, गांधार शैली में जो मूर्तियां बनाई गई थी, इसको इसीलिए हिंद यूनानी या ग्रीको रोमन कहा जाता है कि मूर्ति बनाने के विषय हिंदुस्तान के, और मूर्ति बनाने की जो शैली है यह यूनान और खास और कुछ मात्रा में रोम से भी प्रभावित था। और ध्यान रखेंगे इसमें जो मूर्तियां बनाई गई थी, इसमें जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, उनका मुख जो है वह यूनान के देवता अपोलो से मिलता था। अपोलो से काफी मिलता जुलता था यूनान के देवता, चूंकि यूनानी शैली में बनाई गई थी। तो ध्यान में रखेंगे कि यूनान के देवता अपोलो से महात्मा बुद्ध का मुख काफी मिलता है। अब इसमें जो मूर्तियां बनाई गई थी, उनमें ध्यान में रखेंगे कि इनमें जो मूर्तियां बनाई गई थी, इनमें इसके लिए खास करके महात्मा बुद्ध की मूर्ति को बनाने के लिए उजले तथा काले पत्थर का अधिक से अधिक उपयोग किया गया था। साथ साथ कहीं कहीं लाल बलुआ पत्थर का भी उपयोग दिखाई दिया है इस मूर्ति कला के निर्माण में। तो ध्यान में रखना होगा कि यह जो मूर्ति थी, यह जो मूर्ति कला थी, यह मूर्ति कला हिंद यूनानी कला थी। और इसके तहत जो मूर्तियां बनाई गई, उनमें मूर्ति बनाने के विषय हिंदुस्तान के और बनाने की शैली यूनान की थी। और एक बार ध्यान में रखें, इतनी विशेषताओं के साथ अगर आप लिखते हैं तो आपका परफेक्ट आंसर लिखाएगा। ज़्यादा उल जलूल बातें मेंस में नहीं लिखी जाती है, टू द पॉइंट लिखी जाती है। जैसे प्रथम से चौथी सदी तक गांधार कला शैली का विकास हुआ। कनिष्क के काल में इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ। अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र में इसका मुख्य रूप से विकास हुआ। और इस कला के तहत मूर्ति जिन जिन स्थलों पर बनाई गई, उनमें जलालाबाद, बामियान, बेग्राम, पेशावर, तक्षशिला ये सब मुख्य थे। और इसमें महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति इस शैली में बनी। साथ साथ बोधिसत्वों की भी शैली मूर्ति बनी इसमें। और इसे ग्रीको रोमन शैली या हिंद यूनानी शैली या हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। कॉमन बात है, क्योंकि इस शैली में जो मूर्तियां बनाई गई, मूर्ति बनाने के विषय हिंदुस्तान के और बनाने की शैली यूनान की और रोम की थी। इसीलिए इसको ग्रीको रोमन शैली या हिंद यूनानी शैली या हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। और इस शैली में बनाई गई महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, उनकी मुख्य विशेषताओं में देखी गई है शरीर की मांसपेशियों या मांसंगता में उभार, वस्त्रों में सिल्वर, घुंघराले बाल, अधिक से अधिक आभूषणों को दिखाना। और इसमें जो महात्मा बुद्ध की खासकर मूर्ति बनाई गई, उसके लिए उजले तथा काले पत्थर और कहीं कहीं लाल बलुआ पत्थर का भी उपयोग किया गया है। तो ये आपको गांधार शैली की मुख्य विशेषताएं थी। अब हम लोग मथुरा शैली के बारे में देखते हैं। तो हम लोगों ने गांधार शैली के बारे में देखा, अब हम लोग मथुरा शैली के बारे में देखते हैं। और यह भी जैसा कि हम जानते हैं कि मथुरा शैली भी मूर्ति कला की ही शैली थी। और इसका भी मुख्य विकास जो हुआ, यह मथुरा के आसपास हुआ, जो उत्तर प्रदेश में मथुरा का क्षेत्र है। और मथुरा क्षेत्र के आसपास बच्चा लोग की शैली का मुख्य विकास हुआ। और याद रखेंगे कि मथुरा कुषाणों की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस शैली का भी जो मुख्य विकास हुआ, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यानी गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का विकास जो हुआ, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और एक बात और याद रखें, इस शैली को विद्वान हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। जैसे इसके पहले जो आपने पढ़ा है, गांधार शैली को हिंद यूनानी शैली कहते हैं और इसको विद्वान हिंदुस्तानी शैली कहते हैं बच्चा लोग, क्योंकि इसमें मूर्ति बनाने के विषय और मूर्ति बनाने की शैली दोनों हिंदुस्तानी हुआ करती थी। और मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शैली, हालांकि
इसके कलाकार, इस शैली के जो कलाकार थे उन पर कुछ प्रभाव गांधार शैली की चित्रकारी की पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनाई गई थी वो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मुख्य रूप से बनाई गई थी और हिंदुस्तान के अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई थी। तो मूर्ति बनाने के विषय तो हिंदुस्तानी थे ही, और बनाने का जो तरीका था, बनाने की जो शैली थी वह भी हिंदुस्तानी थी, इसलिए विद्वान से हिंदुस्तानी शैली मानते हैं। और ध्यान में रखें कि इसमें मुख्य रूप से आपको, जैसे आपको मृण मूर्ति, मातृ देवी की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, मातृ देवी की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति बनाई गई है। इसके बाद यक्ष तथा यक्षी की भी मूर्ति बनाई गई है। इसके बाद इसके तहत ध्यान रखेंगे, इसके तहत भगवान शिव की भी मूर्ति बनाई गई है। इसके तहत भगवान शिव और पार्वती के एकाम्र रूप, जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति बनाई गई है। और इसमें जैन धर्म से संबंधित भी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो ये जितने भी मूर्ति के बनाने के विषय थे, और सबसे ज्यादा यह प्रसिद्ध है भगवान बुद्ध, सबसे ज्यादा यह प्रसिद्ध है भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्ति के लिए। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह से इससे पहले जो आपने पढ़ा है गांधार शैली, उसमें सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। इसमें भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति को फोकस किया गया था, लेकिन इनके अलावे हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं, जैसे आपको यक्ष तथा यक्षी, भगवान शिव, अर्धनारीश्वर, दुर्गा, इस सब की भी मूर्तियां बनाई गई। हालांकि मुख्य फोकस जो मूर्ति बनाने में, मुख्य जो बल दिया गया था मूर्ति बनाने में, वह विषय महात्मा बुद्ध तथा बोधिसत्व से संबंधित थे। और इसमें हिंदुस्तानी शैली थी। और इसमें क्या हुआ कि सबसे मुख्य रूप से इसमें ध्यान में रखना है, इसमें भी मूर्ति बनाने के लिए मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था मूर्ति बनाने के लिए। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था मूर्ति बनाने के लिए। और कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला स्कूल का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, और इसी कला स्कूल के आसपास में इस मूर्ति कला का विकास हुआ। तो खासकर कनिष्क के शासनकाल में, हालांकि बार बार इस बात पर ध्यान रखना है कि चौथी शताब्दी से, प्रथम शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी तक, और कुछ मूर्तियां तो चौथी शताब्दी के बाद भी बनी हैं, लेकिन ये जो दोनों शैली थी मूर्ति बनाने की, यह मुख्य रूप से कनिष्क के काल की शैली थी। गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली हिंद यूनानी शैली या ग्रीको रोमन शैली थी, और मथुरा शैली हिंदुस्तानी शैली थी। जिसकी जो हिंदुस्तानी शैली थी, क्योंकि इसमें मूर्ति बनाने के विषय और मूर्ति बनाने की शैली दोनों हिंदुस्तानी हुआ करती थी। इनमें भी मुख्य रूप से भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई गई थी, लेकिन इनमें इनके अलावे मातृ देवी, यक्ष तथा यक्षी, भगवान शिव, अर्धनारीश्वर आदि की भी मूर्ति बनाई गई थी। यह मथुरा के आसपास विकसित हुआ, और कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला स्कूल काफी आगे बढ़ा हुआ था, और इसी के तहत इसमें मुख्य रूप से सभी मूर्तियों को बनाई गई थी। और एक बहुत ही बड़ी बात कि मथुरा के आसपास ही कनिष्क की, जो काफी पूछे जाते हैं, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मिली है, जिसमें सिर हट चुका है, सिर नहीं है, सिर हटा हुआ है, सिर विहीन मूर्ति मिली है। और इसको भी इसी कला शैली से जोड़ा जाता है। तो हम लोगों ने गांधार शैली और मथुरा कला शैली से संबंधित सभी मुख्य विशेषताओं को पढ़ा, उदाहरणों को पढ़ा, और इसमें जितने भी शॉर्ट नोट हमारे होंगे, अगर दोनों को अलग भी पूछेगा तो भी हम लोग लिख सकते हैं। वैसे कंबाइन ही पूछे जाते हैं, और अलग कभी अगर पूछा जाता है तो केवल गांधार कला शैली को पूछा जाता है। तो इतने सारे मटेरियल के साथ हम इस प्रश्न को कि मूर्ति कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली की मुख्य विशेषताओं के उल्लेख करें। जब आएगा, चाहे शॉर्ट में आएगा और अगर दोनों मिला के लॉन्ग में भी आएगा, इतना पॉइंट को हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, हमारा प्रश्न बनेगा।
तो मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा और आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और फिर इसी प्रकार के इसी सीरीज के अगले प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।